हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीजी एजुकेटर। और आज हम देखने वाले हैं 11th वालों का फिज़िक्स, जो नीट और जी दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल का बेसिक्स। सारे बेसिक्स फॉर्मूले आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं ग्रेविटेशन, यानी क्या होता है, ग्रेविटेशन का फोर्स क्या है इससे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने हैंड रिटन नोट से मेरे कुछ तो पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो ये देखिए, यहाँ दो पार्टिकल है, एक है m1 और एक है m2, और इन दोनों पार्टिकल्स को एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर रही है, जिसे हम m2 और m1 इन दोनों पार्टिकल्स में से पास होने वाली लाइन बोलेंगे। और इन दोनों पार्टिकल में का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। इन दोनों पार्टिकल में का जो भी डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल आर कहेंगे। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट साइज masses m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस r इज, यानी ये दो पॉइंट masses m1 एंड m2 जो कि r डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, यानी जिनके बीच में का डिस्टेंस r है, उनके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, F is directly proportional to m1 dot m2, that is force is directly proportional to the product of point masses. And second point is that F is inversely proportional to the 1 by r square, that is force is inversely proportional to the square of distance between the point masses। यानी इस पे से हम इजीली ये कह सकते हैं कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 डॉट m2 के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय आर स्क्वायर, यानी उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ। यहाँ हम थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं कि फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट मासेस, यानी ये जो फोर्स होता है इनके बीच में, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनके अलोंग है, यानी इसी लाइन के डायरेक्शन में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमने पहले देखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, m1 डॉट m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम यहाँ कंबाइन करेंगे 1 एंड 2 को। 1 यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 डॉट m2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू दी m1 डॉट m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसीलिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यह मिलेगा, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ हमने यहाँ देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2 एंड r स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये g क्या है। तो यहाँ g का एक अलग मीनिंग होता है, यहाँ g ये कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल के यूज़ किया गया है। यानी जब भी हमें कोई फॉर्मूले में कोई भी क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है किसी से ऐसा दिखाना हो और उसे फॉर्मूले में रिप्रेजेंटेट करना हो, तो हमें वहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है जो कि साइंटिस्ट ने ठहराया हुआ है। और यहाँ फोर्स ये प्रोपोर्शनल है m1 m2 से डायरेक्टली और r स्क्वायर से इन्वर्सली। सो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हमने जो कांस्टेंट लिया है उस कांस्टेंट का नाम है कैपिटल जी। याद रखिए कैपिटल जी ही कहना है, क्योंकि जो स्मॉल जी होता है उसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ कैपिटल जी है जिसका मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन और द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखेंगे कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आखिर कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, आखिर ये कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यानी कैपिटल जी है क्या। तो शुरुआत करते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के डेफिनेशन के साथ। उसकी डेफिनेशन हम यहाँ ऐसे लेंगे कि कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिट masses सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। इसका मतलब यानी कि कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज द कैपिटल जी, ये क्या है, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन टू यूनिट masses सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स उन दो पॉइंट मासेस का है जिनका जो मास है वो यूनिट है, यानी कि 1 है, और उनमें जो डिस्टेंस है वो भी यूनिट डिस्टेंस है, यानी कि 1 है। अब आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ, वो ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में अगर कहीं भी यूनिट डिस्टेंस, यूनिट पॉइंट, यूनिट कांस्टेंट, कभी भी अगर यूनिट वर्ड आए तो याद रखिएगा कि यूनिट का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, यूनिट का मतलब हर जगह यूनिट यानी 1 होता है। यूनिट का मतलब हर जगह यूनिट, कभी भी आपको यूनिट दिया जाए तो यूनिट ये 1 लेना है। यूनिट यानी यूनिट डिस्टेंस, यूनिट सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मासेस, वैसा यूनिट का मतलब अलग होता है। यूनिट की वैसे डेफिनेशन है जो हम यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, उसकी अलग से डेफिनेशन है। तो आपको यूनिट की डेफिनेशन भी यहाँ बता देता हूँ। यूनिट की डेफिनेशन है द ऑर्बिटरली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड एज ए यूनिट। वो पार्ट हम बाद में देखेंगे। तो देखते हैं या आगे का पार्ट। यूनिट मासेस हम लेते हैं या 1 kg सपोज करते हैं। इफ़ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, ये यूनिट मासेस है, और r इज़ इक्वल टू 1 मीटर हमने सपोज किया है, ये यूनिट है, यानी इसके मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। तो ये हो गया यूनिट डिस्टेंस। तो फिर इसमें का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, देन F इक्वल टू G 1 इंटू 1/1²। यह 1 इंटू 1 क्या है फ्रेंड्स, ये दो मासेस है, दो मासेस हमने लिए है 1 kg के, तो यहाँ हमने 1 इंटू 1 लिखा है, और जो कि डिस्टेंस है इनमें का वो हमने लिया है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिखा है, जो फॉर्मूला हमने पहले देखा था उसके हिसाब से। फिर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो इस पूरे टर्म की कैलकुलेशन 1 ही आती है, यानी g इंटू 1, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट F इज इक्वल्स टू G। F इज इक्वल्स टू G। हमने यहाँ न्यूमेरिकली और प्रूव भी कर दिया है कि जो ये होता है, यानी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूमेरिकली क्या है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन टू पॉइंट मासेस यानी यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, इनमें का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि एसआई यूनिट ऑफ जी। एसआई यूनिट ऑफ जी ये सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, यह तैयार किया गया है। एसआई यूनिट ऑफ जी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ जी इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आपको बता दूं कि यह जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ये ऐसा यूनिट हमने जो फॉर्मूला पहले देखा है उस पे से भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, हमने यहाँ देखा था F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पे से हम ये लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू, अब ये जो है ना आर स्क्वायर, ये ऊपर यानी ये डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, यानी F इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये जो मल्टीप्लिकेशन में m1 और m2 दिख रहा है ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी m1 इंटू m2।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो यफ का ऐसा यूनिट, अब हमें यहाँ सारे ऐसा यूनिट पुट करने हैं। अब ये जो यफ है इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। आर का यानी डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, तो आर का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। m1 और m2 क्या है, ये मासेस है। मासेस का ऐसा यूनिट kg होता है, और यहाँ kg इंटू kg यानी kg स्क्वायर, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे kg स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक फॉर g इज इक्वल्स टू क्या, g इज इक्वल्स टू क्या, ये इसका ऐसा यूनिट है, यही इसका ऐसा यूनिट है फ्रेंड्स। सो जी का ऐसा यूनिट हमें यहाँ मिला है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी सेम वही वैल्यू पुट की गई है। ये देखिए यहाँ भी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसी को कन्वर्ट किया है सीजीएस यूनिट में। सीजीएस में न्यूटन का होता है डेन, मीटर का होता है सेंटीमीटर, और केजी का होता है ग्राम। देयरफॉर द सीजीएस यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का सीजीएस यूनिट ये है डेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आगे हम देखने वाले हैं डायमेंशन। जी की डायमेंशन आखिर होती क्या है, यानी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की डायमेंशन। सो हमें कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यानी जी की डायमेंशन प्रूव भी करनी है, जो कि हम एसआई यूनिट के यूज़ करके हम उसकी डायमेंशन निकालने वाले हैं। अब देखिए ये जो यहाँ है ये एसआई यूनिट ऑफ जी है। अब न्यूटन का आपको पता होगा, न्यूटन का जो भी न्यूटन क्या होता है आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, हमेशा आपको ये याद रखना है। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन ये एसआई यूनिट है। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ Newton is the SI unit of force. So न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, इसलिए हम पहले न्यूटन के डायमेंशन निकालेंगे। न्यूटन की डायमेंशन यानी फोर्स इज इक्वल्स टू, हमको पता होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। अब मास क्या होता है, मास होता है kg। मास क्या होता है, मास होता है kg। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू है ये हम पुट करने वाले हैं न्यूटन की जगह पे। कौन सी वैल्यू, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ हमने सेम वही किया है। हमने क्या किया, हमने न्यूटन की जगह पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट किया, और एम स्क्वायर एज इट इज़ और केजी स्क्वायर एज इट इज़। अब देखते हैं कि यहाँ ये केजी का पावर जो है ये 2 है और यहाँ 1 है। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, हम ये नीचे जो केजी है इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर -2, और ये -2 ऐड होगा 1 में। ऊपर केजी का पावर 1 है और नीचे का +2 हो जाएगा -2। सो इसकी कैलकुलेशन क्या आएंगी, इसकी कैलकुलेशन आएंगी -2। इसलिए यहाँ हमने केजी का पावर -1 लिखा है। अब हम देखते हैं यहाँ मीटर पर मीटर भी है। अब मीटर इंटू मीटर स्क्वायर तो यह हो जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इसलिए हमने यहाँ m की जो पावर है वो 3 लिखी है। अब हमें देखना है टाइम यानी सेकंड का क्या फंडा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ सेकंड क्या है, स्क्वायर है, लेकिन ये यम अपॉन यस स्क्वायर है, जो कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये यस कहाँ आ जाएगा, अगले स्टेप में ये नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ 2 + 2। तो यहाँ हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यस रेज टू द पावर यहाँ -2 हो जाएगा, और इसीलिए हमने यस की पावर -2 दी है। एंड देयरफॉर kg रेज टू द पावर -1, m रेज टू द पावर 3 एंड s रेज टू द पावर -2। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम हर बार जैसा करते हैं, यानी कि MLT ये बेसिक दे देंगे,
उसके बाद हमें क्या करना है, केजी मास है, मास का यूनिट, ऐसा यूनिट केजी है, तो यहाँ मास जो है यम, इसकी पावर हम -1 दे देंगे क्योंकि केजी की भी -1 है। अब मीटर ये ऐसा यूनिट है लेंथ का, इसलिए हम लेंथ की पावर भी 3 दे देंगे जो कि मीटर की पावर है। और जो सेकंड है वो ऐसा यूनिट है टाइम का, इसलिए हम टाइम की जो पावर है वो -2 दे देंगे जो कि सेकंड की पावर है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमें मिलता है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की डायमेंशन। और डायमेंशन ये हर क्वांटिटी के लिए बहुत यूज़फुल है, नीट हो चाहे जी हो, चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या चाहे बोर्ड हो, हर एग्ज़ाम में आपको डायमेंशन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप नहीं जानते होंगे कि डायमेंशन क्या होता है, तो मैं आपको इसके डायमेंशन बता देता हूँ। आप सुनिए, डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच the concerned fundamental unit must be raised in order to obtain the unit of that फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत इजी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, जब आप इसे पूरी अच्छे से पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह हमने डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला, किसका यूज़ करके, उसका एसआई यूनिट का यूज़ करके। हमने एसआई यूनिट में जो भी वैल्यूज़ है उनको एमएलटी में कन्वर्ट कर लिया, राइट, यानी एप्रोप्रिएट पावर के साथ। आगे हम देखने वाले हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का कन्वर्जन फैक्टर। हम देखने वाले हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट। तो हमें जो ये प्रूव करना है फ्रेंड्स, यानी कि कन्वर्जन फैक्टर्स, इसका भी प्रूफ हम सीधा डायमेंशन से लेने वाले हैं। तो आप देखिए, आपको यहाँ ऊपर डायमेंशन दिख रही होंगी, यह है डायमेंशन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की, जो कि हमने एसआई यूनिट का यूज़ करके ऑब्टेन की है। तो यहाँ जो ये यम है ना, इसकी पावर क्या है, -1 है। तो आपको पता होगा यम यानी क्या होता है, यम यानी मास होता है, मास यानी केजी। अब केजी का अगर हम एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करें, यानी कि केजी का जो सीजीएस यूनिट है, आपको पता होगा कि जो केजी है उसका सीजीएस यूनिट जो है, केजी ये जैसा यूनिट और उसका सीजीएस हो जाएगा ग्राम। केजी का सीजीएस यूनिट जो भी है वो ग्राम है। और आपको पता होगा कि सेकंड का एसआई और सीजीएस एक ही है, सेकंड का सेकंड ही रहेगा। और जो कि मीटर जो एसआई यूनिट है वो सीजीएस में क्या होता है फ्रेंड्स, वो सीजीएस में किलोमीटर हो जाता है, वो सीजीएस में किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ जो ये जो हमने मीटर लिया है फ्रेंड्स, ये जो मीटर है ये एसआई यूनिट है, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, यानी केजी से ग्राम में, तो आपको पता होगा 1 केजी इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम। इसीलिए हमने सीजीएस में कन्वर्ट करते समय यहाँ 10 का पावर जो है यम की जगह पर हमने 10⁻³ कर दिया है। यहाँ हमने 10 जो पावर है ये -3 कर दिया है। अब हम देखेंगे जो कि है यहाँ सेकंड क्या है, यल है। यल यानी क्या होता है, मीटर, उसका किलोमीटर में करेंगे। आपको पता होगा कि 1 मीटर यानी कितने किलोमीटर होता है, तो वो क्या होता है आपको पता है, 10⁻²। जी हाँ फ्रेंड्स, सपोज़ हम यहाँ लेंगे अलग कैलकुलेशन, 1 किलोमीटर यानी 10⁻², ये मीटर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, यह सिंपल सा हमने जो यल की जगह है वहाँ लिख दिया है 10⁻² और उसका क्यूब, यहाँ इसकी पावर है इसलिए यहाँ क्यूब दिया। और टाइम जो है वो तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू यहाँ raised to the power 2 है, तो हमने भी यहाँ raised to the power 2 दे दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, अब यहाँ हम -3 का पावर -1, तो यहाँ 10⁻³ ही रहेगा। और
यहाँ जो ये 2 और 3 है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जो, एंड देयरफॉर यहाँ क्या आएगा, यह 10⁻6 और 1 का पावर -2 ये तो 1 ही होता है। जब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सिंपल आंसर मिलेगा 10⁻3, 10⁻3। और ये क्या है फ्रेंड्स, यही है कन्वर्जन फैक्टर। अगर आपको इसके बाद कोई भी एसआई यूनिट में जी की वैल्यू दी जाए और उसे अगर आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो उसको आप कैसे करेंगे, तो वो उसका कन्वर्जन फैक्टर है 10⁻3। और हर फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा ही एक अलग अलग कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं एसआई वैल्यू ऑफ जी। एसआई वैल्यू ऑफ जी, देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसे ही हमने डेफिनेशन तो एसआई जी की देखी है, आपको पता होगा ये कांस्टेंट है और कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू ये कांस्टेंट ही होती है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल में कैपिटल जी की वैल्यू लेने को कहा जाए तो आप कौन सी लेंगे, एसआई यूनिट में उसकी वैल्यू आपको लेनी है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये इसका है एसआई यूनिट और इसकी एसआई वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11। ये हो गई इसकी एसआई वैल्यू। अब हम देखने वाले हैं कि सीजीएस वैल्यू ऑफ जी क्या है। तो चलिए देखते हैं। सीजीएस वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻1 डेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आपने इसके कहा है कि ये पार्ट है ये इसकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ द जी। और ये जो है ये वैल्यू में कोई चेंज है ही नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी 6.673 और यहाँ भी 6.673, सिर्फ यहाँ जो है 10 का पावर है -11 और यहाँ 10 का पावर -8। अब ये ऐसा क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। अब आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर जाइए। यहाँ हमने कन्वर्जन फैक्टर निकाला है फ्रॉम एसआई टू सीजीएस। एसआई से सीजीएस में कन्वर्जन फैक्टर हमने निकाला है वो है 10⁻3 और इसीलिए एसआई वैल्यू है 10⁻11। तो उसमें हम ऐड कर लेंगे 10⁻3। अब 10⁻11 प्लस 10⁻3 है तो हम 10 कॉमन ले लेंगे और -11 + 3 इज इक्वल्स टू 10⁻8। एंड देयरफॉर फ्रेंड्स यहाँ इसीलिए बस यही रीज़न है कि सीजीएस वैल्यू में 10⁻8 है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पीछे देखा है। तो हम अभी एक्सेलरेशन को प्रूव करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो तो आप देखेंगे तभी समझेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपके ग्रेविटेशन को एक नई राह दिखा देगा। एकदम फुल टू फंडा लेके आया हूँ मैं। अब देखिए ये है m1 और ये m2, इनको क्या है, ये 2 पॉइंट मासेस है। अब m1 एंड m2 पॉइंट मासेस ऑफ पार्टिकल साइज आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन m1 एंड m2। देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा उनके बीच का, आपने पहले ही देखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बताने से पहले समझा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम पहले समझ लेते हैं और फिर मैथमेटिकली देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो आपको इस डायग्राम पे कंसंट्रेशन करना है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक वेल प्रूफ डायग्राम निकाली है, जैसी भी निकाली हो भाई, मुझे तो ऐसी ही आती है। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो R1 है ये आपको दिख रहा होगा। R12 ये क्या है मैं आपको बता दूँ, R12 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट
टू m1 और R2, अब हम देखेंगे R21 क्या है? R21 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विथ रेफरेंस टू m2। और हमें यहाँ कुछ फोर्सेस भी देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यह फोर्स है F21। F21 ये फोर्स क्या है तो बता दूं, F2 इज द फोर्स, F2 is the force exerted on M2। F2 is the force exerted on M2 by M1। अब यहाँ आपको समझने वाला पॉइंट है। अब F21 ये फोर्स है, F21 जो है ये फोर्स है जो M2 पे एग्जर्ट हो रहा है M1 की तरफ से। M1 M2 पे एग्जर्ट कर रहा है, F21 ये फोर्स M1 M2 पे एग्जर्ट कर रहा है। यानी कि क्या होगा, अब देखिए आपको एक सिंपल सा बता दूं, यहाँ सपोज कोई भी ऐसा बॉक्स है और ये क्या है, ये आप है। अगर आप इस बॉक्स पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बॉक्स जो है वो आपकी तरफ आएगा। आप उस बॉक्स को इस तरह अपने हाथों से पुल करोगे तो वो बॉक्स आपकी तरफ आएगा। जस्ट सेम कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। यहाँ F21 M2 पे एग्जर्ट हो रहा है बाय M1, यानी M1 M2 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो M2 जो है वो M1 की तरफ आएगा। और इसीलिए इस F21 की डायरेक्शन क्या होंगी फ्रेंड्स, M1 की तरफ होंगी। इस F21 की डायरेक्शन क्या होंगी, M2 के तरफ होंगी। अब हम देखते हैं सेकेंड फोर्स जो दिया हुआ है। सेकेंड फोर्स हमें यहाँ दिया हुआ है कि F12। आपको बता दूँ F12 क्या है, जैसा कि हमने लिया था फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 यानी M2 बाई M1, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन M1 बाई M2, यानी M1 पे एक्सर्ट हो रहा है। और कौन एक्सर्ट कर रहा है, M2 एक्सर्ट कर रहा है। M2 ने M1 पे फोर्स एक्सर्ट किया तो क्या होगा, M1 M2 की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये जो फोर्स यहाँ दिया हुआ है F21, इसकी डायरेक्शन M2 की तरफ होंगी, इसकी डायरेक्शन M2 की तरफ होंगी। बस इतना ही है और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब देखते हैं हम नीचे, मैंने बताया बस वही है। यहाँ देखिए R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रेफरेंस टू M1, R21 is the also position vector of M1 with reference to M2. Now F21 is the gravitational force exerted on M2 by M1 and F12 is the gravitational force exerted on M2 by exerted on M1 by M2। अब मैं आपको इसकी डायरेक्शन समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो R12 है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रेफरेंस टू M1 है, इसलिए जिसका पोजीशन वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन होती है। सो पोजीशन वेक्टर M2 का है तो ये R12 की डायरेक्शन भी इस तरह होंगी। और R21 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रेफरेंस टू M1, सो इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, ये M1 का पोजीशन वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह होंगी। तो हमने, अगर आपको इस डायरेक्शन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए, क्योंकि आगे का जो भी पार्ट है वो F21, F12, R12 एंड R21 इनके डायरेक्शन पे ही बेस्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हमने क्या किया, हमने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने कैसे देखा था फ्रेंड्स, हमने वो फॉर्मूला फॉर्म में देखा था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसे वेक्टर फॉर्म में देखने वाले हैं। तो चलिए कैसा है आखिर ये वेक्टर फॉर्म, ज़रा देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको पहले मैं फॉर्मूले समझा देता हूँ। F21 इक्वल टू GM1 डॉट M2 अपॉन R स्क्वायर डॉट माइनस R12 यूनिट वेक्टर। ये जो कैप होती है ये यूनिट वेक्टर का साइन है। जब भी आपको ये कैप दिखे तो समझना है कि ये यूनिट वेक्टर है। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा, ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन M2 बाय M1, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रेफरेंस टू M1।
यानी कि जिस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका ही पोजीशन वेक्टर हमें लेना है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए ये फोर्स एक्सर्ट ऑन m2 है तो हमने पोजीशन वेक्टर भी m2 का लिया, लेकिन बात ये है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ माइनस साइन क्यों है। यहाँ हमने ये जो माइनस साइन दी है, ये माइनस साइन ही क्यों दी है यहाँ, तो आपको बता दूँ। तो चलिए हम आगे थोड़ा रिवाइज की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स, आपने ऊपर चलकर देखा ही होगा यहाँ कि जो R12 और पहले मैं समझा देता हूँ, F21 की डायरेक्शन और जो R12 है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। R12 इस डायरेक्शन में है तो F21 ये इस डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो माइनस का साइन होता है, बस इसीलिए दोनों भी केस में हमने वही किया है। और सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कि F12 है और R21 है, इनकी भी डायरेक्शन अपोजिट है। R21 की डायरेक्शन ऐसी है तो F12 की डायरेक्शन ऐसी है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने यहाँ माइनस साइन लिया है। तो अब हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म हमें मिलेंगे F21 इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R² डॉट माइनस R12 यूनिट वेक्टर, और F12 इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R² माइनस R21 इसका यूनिट वेक्टर। सो ये सिंपल फॉर्म में हमने क्या किया, ये हमने वेक्टर नोटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 इन वेक्टर नोटेशन हमने ये वेक्टर में रिप्रेजेंटेट किए। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स वेक्टर में रिप्रेजेंटेट किया। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं हम। देखिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे रखे हैं। अर्थ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट रहेंगे, आप कभी भी इसे चेंज नहीं कर सकते। अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg, और जो रेडियस अर्थ की है वो है 6400 किलोमीटर। डेट इज़ उसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो होगा 6.4 × 10⁻6 मीटर। और जहाँ जी की एसआई वैल्यू दी है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और हाँ, ये फॉर्मूला आपको आगे काम आने वाला है तो इसे ध्यान में रखिए। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 4/3 पाई r³, जहाँ r जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। r क्या है, r अर्थ की रेडियस है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम देखने वाले हैं केस वन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आपको पहले डायग्राम समझनी होगी। अब ये देखिए, इस डायग्राम में जो ये है ये हमारी अर्थ है। अर्थ का जो है ये सेंटर है, अर्थ की ये जो है रेडियस है, और अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी रखी है जिसका मास m है, और ये जो कैपिटल M है ये कैपिटल M अर्थ का मास है। सो केस 1 देखेंगे, अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ए बॉडी क्या होगा, वो होगा फोर्स इज इक्वल्स टू GM कैपिटल M डॉट स्मॉल m अपॉन R²। यानी कि एक अर्थ है और एक मास जिसका m है वो पार्टिकल है, और इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होगा। अब सिमिलरली ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ग्रेविटी फोर्स अट्रैक्ट कर रही। और वेट की डेफिनेशन हमें पता है कि वेट क्या है, वेट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच द बॉडी अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। सो ये जो फॉर्मूला है ये वेट के इक्वल होगा। लेकिन हमें वेट के लिए एक और भी फॉर्मूला याद है। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg, यानी F इज इक्वल्स टू mg, यानी F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg। सो इसे हम सेकेंड इक्वेशन कहेंगे, और जो हमने फर्स्ट यहाँ देखा है, जो फर्स्ट ये इक्वेशन है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे।
सो नाउ जब हम 1 और 2 इनको ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2, तो हमें कुछ इस तरह मिलेगा। एम जी इज इक्वल्स टू जी यम कैपिटल यम डॉट स्मॉल यम अपॉन आर स्क्वायर। सो ये जो दोनों साइड का जो यम है फ्रेंड्स, ये कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिंपल सा एक इक्वेशन मिलेगा, जी इज इक्वल्स टू जी यम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ जो ये स्मॉल जी है, ये है क्या, तो आपने 10th में पढ़ा होगा, और आपको फिर से बता दूँ, जी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी को क्या बोलना है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यह फॉर्मूला बहुत काम का है, तो इसे याद रखिए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने जो अभी अभी देखा, सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, ये होता है जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसकी वैल्यू ना दी जाए, तो आपको उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके लिए आपको जो डायग्राम है वो समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो है, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। ये क्या है, ये अर्थ है। ये अर्थ का मास है कैपिटल एम। अब यहाँ से यहाँ तक अर्थ की रेडियस है आर, और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है एक बॉडी की, जो कि बहुत ऊपर है। यानी उसकी हाइट ये बहुत कम कम नहीं है, उसकी हाइट ज़्यादा है। तो ये पार्टिकल है जिसका मास क्या है फ्रेंड्स, जिसका मास यम है। अब यहाँ इस सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, तो ये जो बॉडी है इसके सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर तक, इसमें का जो ये जो डिस्टेंस है, ये हमने डिनोट किया है स्मॉल आर से। तो व्हेन अ बॉडी ऑफ मास यम इज एट हाइट एच फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय अर्थ इज, क्या होगा, ये होगा एफ इज इक्वल्स टू जी यम यम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये स्मॉल आर स्क्वायर यानी क्या है, आपको यहाँ बता दूँ कि स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर प्लस आर एच। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो स्मॉल आर है, ये हाइट और रेडियस ऑफ द अर्थ इनकी प्लस है, इनकी प्लस है। तो आर प्लस एच, जहाँ एच है हाइट और आर है रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल आर को हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ बॉडी। यानी ये जो बॉडी है और ये जो अर्थ है, ये बॉडी का सेंटर और ये अर्थ का सेंटर, इन दोनों का डिस्टेंस इज स्मॉल आर। तो आगे देखते हैं। आगे एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ हम आर की जगह आर कैपिटल आर प्लस एच इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यहाँ हमें फोर्स मिलेगा एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। बट अब बट आता है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी सब्जेक्ट में। बट वेट ऑफ बॉडी एट हाइट एच, यानी वेट ऑफ बॉडी एट हाइट एच यानी डब्ल्यू एच इज इक्वल्स टू यम इंटू जी एच। जी एच क्या है, जी एच फ्रेंड्स, जी एच क्या है, तो जी एच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि इस डायग्राम में देखिए, यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है सरफेस पे, ये होता है जी, तो हाइट पे जो होगा वो जी एच होगा, इसीलिए हमने यहाँ जी एच लिया है। इसे हम इक्वेशन 2 बोलेंगे और इसे इक्वेशन 1। जब हम ये दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू एच इक्वल टू एफ, यानी यम डॉट जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। सो यहाँ हमें एक इक्वेशन मिलेगा, वो कौन सा होगा, ये यम और ये यम जो है ये कैंसल हो जाएंगे। सो हमें एक इक्वेशन जो मिलेगा वो है
GH इज इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। यानी ये जो G क्या है आप यह देख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ क्या है, GH इज इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस H। इसे हम बोलेंगे फॉर्मूला नंबर बी। फॉर्मूला नंबर ये क्या है, तो आप यहाँ ऊपर ज़रा सा आइए, इसे हमने फॉर्मूला नंबर ए कहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और हमने बी किसको बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट हाइट H, इसे हमने बोला है बी। आगे चलते हैं, अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन GH एंड G व्हेन H इज कंपेरेबल टू R। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कंपेरेबल का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, कंपेरेबल का मतलब क्या होता है, कंपेरेबल यानी नियरली इक्वल। कंपेरेबल यानी क्या होता है, नियरली इक्वल यानी नॉट इक्वल। जैसा अगर हमें कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि अगर देखा जाए, अगर सपोज आपकी फैमिली की ईयरली इनकम ये 1 लाख रुपीज़ है और अंबानी की देखी जाए तो डेली इनकम करोड़ों में है, तो हम उससे कंपेरेबल नहीं है, यानी हम अंबानी से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ज़ीरो भी नहीं है, हम भी 1 लाख है, यानी ज़ीरो थोड़ी ना है हमारी इनकम, यानी हम ज़ीरो नहीं है लेकिन अंबानी से कम है, यानी उसके साथ कंपेयर नहीं हो सकते। लेकिन अगर टाटा और अंबानी की बात की जाए तो दोनों की डेली इनकम करोड़ों में है, तो वो कंपेयर हो सकते हैं एक साथ। तो इसीलिए क्या होता है, कंपेरेबल यानी क्या है, जो कंपेयर हो सकता है, यानी नियरली इक्वल बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, नियरली इक्वल। सो फॉर्म ए एंड बी जो हमने पीछे देखे हैं, जी हमने ए देखा था G इज इक्वल टू GM अपन R स्क्वायर, और बी देखा था GH इक्वल टू GM अपन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। सो जब हम इन दोनों फॉर्मूलास को डिवाइड करेंगे, यानी बी डिवाइड बाय ए, यानी बी डिवाइड बाय ए, सो GH डिवाइड बाय G इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, GM अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM अपॉन R स्क्वायर। अब ये GM और ये GM हो जाएगा कैंसल, और यहाँ जो 1 अपॉन R स्क्वायर बचेगा वो जब हमें मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, अब देखिए यहाँ क्या बचा है, 1 प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो यहाँ R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। सो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा R स्क्वायर अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि हमें ये इक्वेशन मिलेगा GH इज इक्वल्स टू क्या होगा, GH इज ऑलवेज इक्वल्स GH अपॉन G इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। और जब हम इससे G को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे डिवीजन से, तो हमें मिलेगा GH इज इक्वल्स टू G इंटू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द GH एंड G when H इज मच लेस देन R। वेन H क्या है, यानी हाइट क्या है, ये बहुत बहुत कम है R से बहुत कम होती है, तब GH और G इनका रिलेशन क्या होता है ये हम देखने वाले हैं, देखते हैं। सो हमें पता है GH इज इक्वल्स टू GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। फ्रेंड्स अब देखिए हम इसमें से क्या करेंगे, R प्लस H स्क्वायर में से हम R को कॉमन ले लेंगे। आपको एक कॉमन लेने की ट्रिक बता दूं जिससे आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ R प्लस H है, इसका जो है वो इसका स्क्वायर है। अब हम इसे जब R कॉमन लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही आपको रहने देना है। लेकिन यह जब R कॉमन लेंगे तो ये इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा इस R की जगह, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और यहाँ H अपॉन R आ जाएगा। बस यही है फॉर्मूला। जब भी आपको ऐसी कोई सी फॉर्म का कॉमन लेना है तो आप इसे R को बाहर लीजिए जिसे आपको कॉमन लेना है, और ये जो है R की जगह यहाँ 1 पुट कर लीजिए, प्लस का साइन हो तो प्लस का, माइनस का साइन हो तो माइनस का दे दीजिए।
और ये जो सेकंड टर्म है इसको डिवाइड करिए। कैसे? ये जो हमने कॉमन लिया है ना ये r, इससे डिवाइड करिए, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये इसका हमने कॉमन जो वैल्यू ली है ये इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमने पुट की है इस जगह पर। इस r प्लस एच की स्क्वायर, r प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा r इन ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन r, और इस पूरे ब्रैकेट का यहाँ से तो यहाँ तक इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर इस r को लग जाए तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, और ये 1 प्लस r 1 प्लस एच अपॉन r इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। सो ऊपर का r स्क्वायर नीचे का r स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन r रेज टू दी पावर -2। अब -2 कैसा आया, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूँ यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन r रेज टू दी पावर 2 है। तो इसको जब हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएंगे, -2। यानी कि इसका एक रूल ऑफ इंडाइसिस है, अगर कोई भी 1 अपॉन ये हो तो हम उसे a रेज टू दी पावर माइनस लिख सकते हैं या -1। अगर 1 अपॉन सपोज यहाँ b रेज टू दी पावर 11 हो तो हम उसे b रेज टू दी पावर -11 लिख सकते हैं, या अगर 12 हो तो यहाँ -12 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमें फॉर्मूला क्या मिला है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने रिलेशन निकाला है। रिलेशन है जी एच इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r स्क्वायर। ये कैसे निकला, अब आपको बता दूँ कि ये जो है इसमें हमें क्या पुट करना है, ये जो है 1 प्लस एच अपॉन r ब्रैकेट रेज टू दी पावर -2, इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम हम जब यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, हम जब इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। जब हमने इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया तो आप इतना ध्यान रखिए कि हमें ये वैल्यू मिलने वाली है, और इसके आगे भी रहेंगी, लेकिन क्या होगा, हायर पावर टर्म्स ऑफ एच अपॉन आर निग्लिजिबल, यानी फ्रैक्शन ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो से बहुत ज़्यादा कम आएंगे, तो उसे हमने कंसिडर नहीं करना है, उसे हमने कंसिडर नहीं करना है। तो जब भी आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डायरेक्ट जी की वैल्यू लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 2h अपॉन r से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए आपको बता दूं थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम आखिर होता क्या है। अब फ्रेंड्स बाइनोमियल थ्योरम आपको आगे पढ़ने में है और आप उसे अच्छे से लर्न भी करने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, सो 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n, हमने कोई भी n लिया है, n की जगह कुछ भी होता है, n इज इक्वल्स टू 1 और 2 और 3 और 4 और 5 एंड nth टर्म नहीं उसका जब तक आता तब तक। सो इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला है, इसके टर्म बढ़ते जाते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n। सो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस n डॉट n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डॉट 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 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 एक्स टू दी पावर n। अब मैं आपको बता दूँ जब तक कैंसलेशन नहीं आता तब तक आपको ये जारी रखना है। कैंसलेशन नहीं आता जब तक आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये जो कैलकुलेशन है डॉट डॉट की जगह यहाँ फिर क्या आएगा, अगला टर्म आपको बता दूँ यहाँ आएगा n डॉट
n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा आएगा इसका नेक्स्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला कंटिन्यूस रहता है। अब आपको कुछ मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ 1 + x² है, 1 + x² है, तो हमने यहाँ फॉर्मूले में सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है और इसका जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। अब आप 1 + x ब्रैकेट्स का स्क्वायर तो आसानी से बता सकते हैं, 1 + x ब्रैकेट का क्यूब भी आसानी से बता सकते हैं, लेकिन 1 प्लस जब आपको हायर पावर होंगी तब आप आसानी से बता नहीं सकेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ये इसका थ्योरम है ये, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं, इस थ्योरम को हम हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम जल्दी से निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। अब आपको बता दूं कि यहाँ जो है, यहाँ हमने कैसा बायनोमियल का थ्योरम यूज़ किया है, लेकिन -2 है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जहाँ भी आपको ये जो n दिख रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ -n हुआ तो यहाँ भी माइनस दे देना है। फिर जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको माइनस माइनस साइन दे देनी है और वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 1 - 2h अपॉन r। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अब देखिए है एक एग्जाम्पल, मैंने सॉल्ड एग्जाम्पल करके दिया हुआ है। यम मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट दी है कोई पार्टिकल की, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h फाइंड करना है। तो आप देख लीजिए r + h = 6400 किलोमीटर + 600 किलोमीटर, यानी कि ऐसा क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है, 6400 किलोमीटर ये रेडियस है और उसके ऊपर हाइट, यानी कि देखिए ये है अर्थ। अब ये तो इतनी रेडियस हो गई, इसके ऊपर पार्टिकल यहाँ है, सो यहाँ से तो यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस स्मॉल r, ये क्या होगा, ये होगा r + हाइट, रेडियस प्लस हाइट। रेडियस है 6400 किलोमीटर और हाइट है 600 किलोमीटर, इनकी एडिशन करेंगे मिलेगा 7000 किलोमीटर, जिसको हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 7000 इंटू 10⁻³ मीटर। वी हैव फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, GH = gm/r + h ब्रैकेट स्क्वायर। वहाँ हमने सारी की सारी फिर वैल्यू पुट कर दी है। इस वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें सिंपल सा जो आंसर है वो मिलेगा, GH इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स, हमें आज इतना ही देखना था, और बढ़िया सा हमें ऐसा ही हमारे चैनल को अपना प्यार देती रहिए फ्रेंड्स। इस पूरे PDF में फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि कोई भी दो जो पार्टिकल होते हैं उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, हमने GH और G के फॉर्मूले भी देखे फ्रेंड्स। उसके बाद कैसे प्रूव करना है हमने वो भी देखा। और फ्रेंड्स अगले जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ डेंसिटी देखने वाले हैं और बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखेंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैसे मैं तो हुई आपका प्रणव, मैं आपका दोस्त हूँ फ्रेंड्स, ना मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी आजकल के बच्चे हैं, आजकल के जनरेशन के, उनको किस क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए, क्योंकि मैं भी एक खुद स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे भी किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। सो फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रणव गुजर और आप देख रहे हैं PG एजुकेटर। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।